हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है आज है संडे और संडे को हम करते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किस चीज़ की? वही जो हम मंडे टू सैटरडे पढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। तो जो हमने लास्ट वीक पढ़ा है उसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करेंगे। आपका लास्ट वीक हमने प्रसार गतिविधियों के बारे में पढ़ा था, चाहे वो स्वतंत्रता पूर्व की हो, चाहे वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की हो। साथ ही साथ हमने नवाचार को देखा था और इसी के साथ हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम को देखा था। तो इन्हीं 3 टॉपिक को हमने पढ़ा था और इन्हीं टॉपिकों से रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका स्वतंत्रता पूर्व की जाने वाली प्रसार गतिविधियों में सम्मिलित नहीं है। आपको पता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ प्रसार गतिविधियां की गई थी जो कि ग्रामीणों के उत्थान के लिए किया गया था। कुछ प्रयास किए गए थे, कुछ सरकार के द्वारा प्रयास किए गए थे, कुछ जनता के द्वारा किए गए थे। तो जो आपको बताना है, जो स्वतंत्रता पूर्व गतिविधियां की गई थी उनमें से क्या इसमें नहीं है? क्या वो शांति निकेतन में जो कार्यक्रम चलाया गया था वो नहीं है? गुड़गांव परियोजना नहीं है, इटावा पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, या फिर मारथेंडम परियोजना नहीं है? तो हमें पता है कि जो स्वतंत्रता पूर्व गतिविधियां हुई थी उसमें हमारा शांति निकेतन था, उसमें हमारा गुड़गांव प्रोजेक्ट था, उसमें हमारा मारथेंडम परियोजना था। लेकिन ये जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट था, नीलो खेड़ी विकास योजना था, साथ ही साथ जो सर्वोदय योजना था, ये सारे के सारे कार्यक्रम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद चलाए गए थे। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटावा पायलट प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, स्वतंत्रता पूर्व की जाने वाली प्रसार गतिविधियों में सम्मिलित है, कौन सा है? क्या वो नीलो खेड़ी विकास कार्यक्रम है, सर्वोदय योजना है, इटावा पायलट प्रोजेक्ट है, या फिर वो फिरका विकास योजना है? तो हमें पता है, अगर हम बोले नीलो खेड़ी विकास योजना, सर्वोदय योजना और इटावा पायलट प्रोजेक्ट, तो ये तीनों ही हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की प्रसार गतिविधियां या स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के कार्यक्रम हैं। लेकिन ये जो आपका फिरका विकास योजना है, फिरका विकास योजना आपका स्वतंत्रता पूर्व की जाने वाली प्रसार गतिविधियों में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सती प्रथा निषेध अधिनियम कब आया था? जो आपका सती प्रथा निषेध अधिनियम है ये कब आया था? 1729 में आया था, 1829 में आया था, 1929 में आया था, या फिर 2000 में आया था? तो हमें पता है कि ये जो सती प्रथा निषेध अधिनियम है ये 1829 में आया था। किसके प्रयासों से? तो जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने, वो एक समाज सुधारक थे। क्या थे वो? वो एक समाज सुधारक थे। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा, इन सभी का विरोध किया था। और ये सती प्रथा कब आया था? तो ये आया था 1829 में। लेकिन आप देखेंगे, चाहे आप वृंदा सिंह मैम की बुक ले लीजिए, चाहे आप कोई और बुक ले लीजिए, एक है आपको मिल जाएगी गीता पुष्पसा की, वहाँ पर ये दोनों डेट आपको 1800 नहीं बल्कि 1929 दिए गए हैं। तो थोड़ा-सा इसमें करेक्शन कीजिएगा, ये 1929 नहीं 1829 है। अगर इन दोनों में से कोई भी बुक आपके पास है तो उसमें आप थोड़ा-सा एक करेक्शन ज़रूर करिएगा, 1929 की जगह आप उसे 1829 करिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, कौन हैं? कौन हैं जिन्हें भारत में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था? क्या वो राजा राम मोहन राय हैं? क्या वो स्वामी विवेकानंद हैं? क्या वो रवींद्रनाथ टैगोर हैं? या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अगर हम बात करें
भारत में नोबेल पुरस्कार विजेता की तो ये हैं आपके श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, ठीक? इन्होंने एक बार आप कमेंट करके बताइए कि इन्होंने क्या लिखा था? राष्ट्रीय गीत लिखा था या फिर राष्ट्रीय गान लिखा था? यानी कि जो आपके श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, इनके द्वारा किसकी रचना हुई थी? जो हमारा राष्ट्रीय गीत है या फिर जो राष्ट्रीय गान है? अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है। श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी मदद से शांति निकेतन में ग्रामीण पुनर्गठन संस्थान की स्थापना की थी? आपको पता है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, इन्होंने ही शांति निकेतन में ग्रामीण पुनर्गठन संस्थान की स्थापना की थी, लेकिन अब इन्होंने अकेले तो की नहीं थी। इन्होंने किसके साथ मिलकर किया था? क्या वो अल्महर्स्ट थे, अल्बर्ट मेयर थे, राजा राम मोहन राय थे या फिर महात्मा गांधी थे? अगर हम बात कर रहे हैं शांति निकेतन में जो आपके ग्रामीण पुनर्गठन का स्थापना हुआ था, वो एल्महर्स्ट के सहयोग से हुआ था। वो इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी और आपको पता है कि ये जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, ये ग्रामीणों के उत्थान के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए, उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए, उनकी जीवन शैली को ऊंचा उठाने के लिए, इन्हीं सब वजहों से ये कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। और एक पॉइंट आप और ध्यान रखिएगा कि शांति निकेतन को ही हम श्री निकेतन के नाम से जानते हैं। ये दोनों एक ही हैं, इन्हें अलग-अलग समझने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। शांति निकेतन में ग्रामीण पुनर्गठन संस्थान की स्थापना कब हुई? एक तो आपने देखा कि जो श्री रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने एल्महर्स्ट की मदद से ग्रामीण पुनर्गठन की स्थापना की, लेकिन आपको बताना है कि यह स्थापना कब हुई थी? क्या ये 1908 में हुई थी, 1910 में हुई या 1921 में हुई या फिर 1930 में हुई? अगर हम बात कर रहे हैं जो ग्रामीण पुनर्गठन संस्थान की स्थापना हुई थी, तो वो हुई थी आपका 1921 में। किसकी मदद से? तो श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने एल्महर्स्ट की मदद से शांति निकेतन में ग्रामीण पुनर्गठन की संस्थान की स्थापना 1921 में की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है। सरकारी स्तर पर ग्रामीणों के उत्थान के लिए सरकार के द्वारा किया गया पहला प्रयास था। यानी कि ये जो भी आपके पास योजनाएं हैं, जो भी प्रोग्राम हैं, जो भी कार्यक्रम हैं, ये इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि सरकारी स्तर पर पहला प्रयास किया गया था? क्या वो शांति निकेतन में कार्यक्रम है? क्या वो गुड़गांव परियोजना है या फिर वो फिरका विकास योजना है या इनमें से कोई नहीं? तो हमने ये अपने क्लास में देख रखा है कि जो ये आपका गुड़गांव प्रोजेक्ट था, ये एक ऐसा पहला प्रोजेक्ट था जो कि सरकार के द्वारा चलाया गया था। किसके लिए? ग्रामीणों के उत्थान के लिए, ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। गुड़गांव परियोजना में बृहद स्तर पर कार्य करने वाले थे। यानी कि आपको बताना है कि जो गुड़गांव परियोजना चलाया गया था, इसमें जो कार्य किए थे या हम कह सकते हैं प्रणेता जो थे या जिन्होंने बृहद स्तर पर इसमें कार्य किया था, वो कौन थे? क्या वो महात्मा गांधी थे? क्या वो श्री रविन्द्रनाथ टैगोर थे? क्या वो मिस्टर F.L. ब्रेयन थे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमें पता है कि जो गांधी जी थे, गांधी जी का संबंध बुनियादी शिक्षा से है। रविन्द्रनाथ टैगोर का संबंध शांति निकेतन से है, लेकिन जो ये आपके ब्रेयन महोदय थे, इन्होंने गुड़गांव परियोजना में बृहद स्तर पर कार्य किया था। क्या किया था? तो इन्होंने ही बृहद स्तर पर कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद है कि अगर आप सभी ने जो हमारी थ्योरी की क्लास हुई थी, अगर उसको आपने अच्छे से लिया होगा, तो सारे क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे। आप अपने साथ
पेन और नोटबुक लेकर बैठा कीजिए। जो क्वेश्चन ना आए उन्हें नोट डाउन करिएगा, मतलब नया लगे अगर तो। साथ ही साथ मुझे लास्ट में ये भी बताया करिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और अगर आपसे बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है तो थोड़ा-सा तकलीफ करके उसका आंसर ज़रूर दे दिया कीजिए, ठीक? बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस परियोजना में ग्राम गाइड की नियुक्ति की गई थी? कौन सी ऐसी परियोजना थी जिसमें आपने ग्राम गाइड की नियुक्ति की थी? फिरका विकास योजना, गुड़गांव परियोजना, मारथेंडम परियोजना, इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है जो हमारा गुड़गांव परियोजना था, इसी में हमने ग्राम गाइड की नियुक्ति की थी, जो कि इसका कार्य क्या हुआ करता था? इसका कार्य ये हुआ करता था कि ये मध्यस्थ का काम करता था। जो ग्रामीण के और जो विषय विशेषज्ञ होते थे उनके बीच मध्यस्थ का कार्य करता था, यानी कि ग्रामीणों की समस्याओं को ये विषय विशेषज्ञों तक पहुँचाता था। साथ ही साथ जो विषय विशेषज्ञ समस्या का समाधान करते थे, उनको लाकर ग्रामीणों को बताता था। तो ये क्या करता था? ये ग्रामीणों और जो हमारे विषय विशेषज्ञ होते हैं, उनके बीच में मध्यस्थ का कार्य करता था। साथ ही साथ इसको वेतन भी दिया जाता था। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, गुड़गांव परियोजना में ग्रामीणों तथा विषय विशेषज्ञों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता था कौन? प्रसार कार्यकर्ता, ग्रामीण, ग्राम गाइड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, हमें यहाँ पर ग्राम गाइड को चुनना है। हाँ, ये प्रसार कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, इन्हें आप ग्राम गाइड ही बोलेंगे। ये ग्राम गाइड होते हैं, एक प्रकार से जैसे प्रसार कार्यकर्ता होते हैं, वैसे ये भी होते हैं। या हम बोले तो ये प्रसार कार्यकर्ता ही होते हैं, जिन्हें ग्राम गाइड के रूप में नियुक्त किया जाता है। प्रसार कार्यकर्ता क्या करता है? वो लोगों को चीज़ों के बारे में बताता है। अगर उससे जो भी है, अगर वो नहीं आता है तो वो विषय विशेषज्ञ से संपर्क करता है। संपर्क करने के बाद जो विषय विशेषज्ञ हैं हमारे, वो प्रसार कार्यकर्ता को उस समस्या का समाधान बताते हैं और प्रसार कार्यकर्ता जाकर क्या करते हैं? ग्रामीणों को बताते हैं। वही कार्य तो ये ग्राम गाइड भी कर रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर ये बताना है कि जो गुड़गांव परियोजना है, उसमें जो ग्रामीण और विषय विशेषज्ञ के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है या मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, उसे हम ग्राम गाइड कहते हैं। ठीक? ग्राम गाइड कहते हैं, इसे भी वेतन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहा है, फिरका विकास योजना सर्वप्रथम किस राज्य में चलाया गया? जो फिरका विकास योजना था, ये आपको पता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले की योजना है। ये सबसे पहले कहाँ चलाया गया? क्या ये दिल्ली में चलाया गया? क्या ये आपका मद्रास में चलाया गया? क्या ये आपका पंजाब में चलाया गया? या फिर ये आपका बिहार में चलाया गया? तो जो ये आपका फिरका विकास योजना था, ये मद्रास में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? तो ये मद्रास में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, फिरका विकास योजना का शुभारंभ हुआ कब हुआ था? 1930 में, 1940 में, 1945 में, 1946 में। हमें पता है कि ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले की है, लेकिन अब यहाँ पर जितनी भी समय दिया गया है आपको, ये सारे स्वतंत्रता के पहले की हैं। तो जो ये आपका फिरका विकास योजना था, ये योजना आपका 1946 में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। फिरका का अर्थ होता है, फिरका विकास योजना में आपने फिरका सुना, उस फिरके का अर्थ क्या होता है? पंथ, संप्रदाय, जाति, उपरोक्त सभी। तो हमें पता है कि फिरके के ये सारे अर्थ होते हैं, जाति, संप्रदाय, जत्था, पंथ, ये सारे ही अर्थ किसके होते हैं? फिरके के। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, फिरका विकास योजना कितने फिरकों में चलाया गया था? स्टार्टिंग में जो आपका फिरका विकास योजना चलाया गया था, ये कितने फिरकों में चलाया गया था? 30 में चलाया गया था,
34 में, 50 में या फिर 55 में? हमें पता है जो सबसे पहले जब फ़िरका विकास योजना मद्रास में चलाया गया था, तो उस समय पर 34 फ़िरकों को लिया गया था। लेकिन जब आपका ये प्रोग्राम अच्छे से चला, तब क्या किया गया 1950 में 50 फ़िरकों को और ऐड किया गया था। कितने को? तो 50 फ़िरकों को इसमें और मिलाया गया था। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। कह रहा है फ़िरका विकास योजना में बाद में कितने फ़िरकों को जोड़ा गया? वही 50 फ़िरकों को। क्योंकि जब इन्होंने देखा जो इनका फ़िरका विकास योजना था जिसकी शुरुआत 34 फ़िरकों को लेकर हुई थी, इस योजना ने गति पकड़ी, इस योजना में लोगों को सफलता मिली, तब उन्होंने इसी के साथ में 50 और फ़िरकों को मिलाकर इस कार्यक्रम को जारी रखा। और आपको पता है कि जब तक किसी कार्यक्रम में ग्रामीणों का सहयोग नहीं होता है, वो सहभागी नहीं बनते हैं, वो कार्यक्रम आपका चलता नहीं है। तो जो ये आपका फ़िरका विकास योजना चलाया गया था, इसमें जो ग्रामीण थे वो आपके सहभागी बने, उन्होंने सहभागिता की, साथ दिया, ये प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा चला। जब इन्होंने देखा कि जो हमने 34 फ़िरकों में जो कार्यक्रम चलाया है, वो अच्छे से चल रहा है, इसमें हमको सफलता मिली है, तो इन्होंने 50 फ़िरकों को और ऐड कर लिया। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। कह रहा है मारथंडम परियोजना के प्रणेता थे। जो आपका मारथंडम परियोजना था, इसके प्रणेता कौन थे? क्या गांधी जी थे? क्या श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे? डॉक्टर स्पेंसर हेस थे? या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो आपका मारथंडम परियोजना था, मारथंडम परियोजना के प्रणेता कौन थे? डॉक्टर स्पेंसर हेस थे। कौन? डॉक्टर स्पेंसर हेस थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। ये अभी आपने सुना जो स्पेंसर हेच महोदय थे, इन्होंने ये किसके प्रणेता थे? तो मारथंडम परियोजना के। इसका भी उद्देश्य क्या था? इसका भी उद्देश्य वही था कि ग्रामीणों के जीवन स्तर को उठाया जाए, उनको आर्थिक रूप से संपन्न बनाया जाए, सामाजिक रूप से संपन्न बनाया जाए, शारीरिक रूप से संपन्न बनाया जाए। तो उनको उनके जीवन स्तर को उठाया जाए, यही हर परियोजना का लगभग-लगभग अर्थ था। बाकी नीलो खेड़ी की बात ही हम छोड़ देते हैं। तो नीलो खेड़ी की आप देखेंगे तो एक प्रकार से उद्देश्य यही ही था। अब भले ही वो पाकिस्तान से आए थे, लेकिन जो ये कार्यक्रम चलाया गया उद्देश्य तो यही था ना कि उनके जीवन स्तर को उठाया जाए। तो आपको बताना है कि जो मारथंडम परियोजना के प्रणेता जो स्पेंसर हेस थे, इन्होंने कितने विकास पर बल दिया था? जो ग्रामीण थे, उन ग्रामीणों के कितने विकास पर बल दिया था? 5 पर, 7 पर, 3 पर या 8 पर? तो हमने देखा था इन्होंने 5 विकास पर बल दिए थे। अब वो थे कौन-कौन से? तो अगर हम उन पाँचों की बात करें तो सबसे पहले आपका नाम आता है आध्यात्मिक बल दिया था। आध्यात्मिक विकास पर बल दिया, मानसिक विकास पर बल दिया था, सामाजिक विकास पर बल दिया था, साथ ही साथ आर्थिक विकास पर बल दिया था और लास्ट में इन्होंने शारीरिक विकास पर भी बल दिया था। इन्होंने ये 5 विकास के क्षेत्रों पर बल दिया था कि जो हमारे ग्रामीण हैं, उनका हमें आध्यात्मिक विकास करना है, मानसिक विकास करना है, सामाजिक विकास भी करना है, आर्थिक विकास करना है और शारीरिक विकास भी करना है। तो स्पेंसर हेच ने 5 विकास पर बल दिया था और वो पाँचों आपने देख लिया कि कौन-कौन से क्षेत्रों पर इन्होंने बल दिया था। ठीक? और ये किसके प्रणेता थे? मारथंडम योजना के प्रणेता थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। भारतीय ग्राम सेवा की स्थापना कब हुई थी? क्या 1930 में हुई थी, 1940 में हुई, 1945 में हुई या फिर 1960 में हुई? तो जो हमारा भारतीय ग्राम सेवा है, इसकी स्थापना 1945 में हुई। मतलब कि ये भी हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले का योजना थी। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय ग्राम सेवा के अग्रणी
प्रणेता थे। यानी कि जैसे आपने अभी मार्तंडम के अग्रणी प्रणेता का नाम सुना, वैसे ही आपको बताना है जो हमारा भारतीय ग्राम सेवा था, उसके अग्रणी नेता कौन थे? क्या वो आर्थर मोशन तथा गुप्ता जी थे, या फिर स्पेंसर हेस थे, गांधी जी थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? हमें पता है कि जो भारतीय ग्राम सेवा के अग्रणी प्रणेता थे, वो कौन थे? तो वो हमारे आर्थर मोशन और श्री वी.एन. गुप्ता जी थे। ठीक? ये नाम आप ध्यान रखिएगा। इसमें ध्यान रखने के लिए आपको है ही क्या? कल वैसे भी मैंने आपको मतलब कल नहीं, जब इसकी क्लास हुई थी, तो मैंने पहले ही आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी दे दी थी और आपको बोल भी दिया था कि क्या-क्या आपको इसमें से ध्यान रखना है। बाकी अगर कभी इसके उद्देश्यों से पूछा जाएगा, तो आपको सब में एक बात ध्यान रख लेना है कि ग्रामीणों के उत्थान के लिए, उनके सामाजिक आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए, उनको रोज़गार देने के लिए, उनके शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए ये सारे चीज़ों के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। बस अगर आपको नीलोखेड़ी में याद रख लेना है, तो वो पाकिस्तान का नाम याद रख लेना है, क्योंकि विभाजन के टाइम पर जो पाकिस्तानी थे वो भारत आ गए थे, तो उनको बसाने के लिए ही ये जो नीलोखेड़ी विकास योजना था, इसकी शुरुआत की गई थी। अब इसमें भी आपको वही ध्यान रखना है कि जो पाकिस्तानी थे, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए, उनको जीविका प्रदान करने के लिए, उनको जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएँ थी, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब की व्यवस्था करने के लिए नीलोखेड़ी विकास योजना का कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक? बाकी सब में आपको एक चीज़ कॉमन सी याद रख लेनी है कि ग्रामीणों के विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर अगर हम 20 की बात करें, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ग्रामीण विकास की दिशा में सरकार का पहला प्रयास। एक तो आपने देखा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले वाले में देखा था, सरकार के द्वारा पहला प्रयास गुड़गांव प्रोजेक्ट था। उसी तरह से स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ग्रामीणों के विकास की दिशा में जो सरकार के द्वारा उठाया गया पहला कदम था, वो क्या था? गुड़गांव प्रोजेक्ट, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, फिर विकास योजना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने थोड़ा ठीक-ठाक से पढ़ा है, तो आपको पता है कि ये गुड़गांव और फिरका आपके दोनों के दोनों ही स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले की गतिविधियां हैं। सिर्फ आपका यही एक बचता है, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, जो कि आपकी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का है और सरकार के द्वारा उठाया गया पहला प्रयास भी यही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इटावा पायलट प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत कब हुई? पहली बात आप ध्यान रखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की है। दूसरा ये कि इसकी शुरुआत कब हुई? 1947, 1948, 1950, 1955। तो ये जो आपका इटावा पायलट प्रोजेक्ट है, इसकी शुरुआत 1948 की हुई, 1948 में हुई थी। ठीक? और यही सरकार के द्वारा पहला प्रयास था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। इटावा पायलट प्रोजेक्ट के प्रणेता थे कौन? अल्बर्ट मेयर, स्पेंसर हेच, श्री रविन्द्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। तो वैसे आपने सब में देखा है कि जो आपके ये प्रणेता थे, इन्होंने एक-एक प्रोग्राम चलवाया था। जैसे कि स्पेंसर हेच हैं और आपने रवीन्द्रनाथ टैगोर, इनका नाम पहले ही सुन लिया। बचा कौन? बचा आपके अल्बर्ट मेयर। तो अल्बर्ट मेयर जो थे, ये आपके इटावा पायलट प्रोजेक्ट के प्रणेता थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। आपको बताना है कि नीलोखेड़ी क्षेत्र किस राज्य में पड़ता है? क्या ये उत्तर प्रदेश में है? क्या ये दिल्ली में है? क्या ये हरियाणा में है? या फिर ये बिहार में है? तो अभी हमने थोड़ी-सी नीलोखेड़ी विकास योजना की जो कहानी थी उसको सुना कि क्यों इस कार्यक्रम को चलाया गया था। तो जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, तो उस समय पर जो पाकिस्तान के नागरिक थे वो भारत आ गए थे। अब ये सरकार के पास हमारे बहुत बड़ी समस्या थी कि वो जो आपके पास 7,000 लोग आए हैं पाकिस्तानी, इनको बसाया कहाँ जाए? तो ये बसाया कहाँ गया, तो ये
एक नीलोखेड़ी क्षेत्र है जो कि हरियाणा में पड़ता है आपका, यहाँ पर इन लोगों को बसाया गया। और वहाँ की ज़मीन कैसी थी? तो दलदल थी, ऊसर थी। वहाँ की ज़मीन भी अच्छी नहीं थी, वो भी दलदल थी, ऊसर थी, ऐसे कुछ जंगली टाइप की थी। तो इन लोगों को वहाँ पर बसाया गया। अब वहाँ पर जब बसा दिया गया तो इनकी जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, इसके लिए तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो इन्हीं की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वहाँ पर छोटे-छोटे लघु कुटीर उद्योग धंधे खोले गए, लोगों को रोज़गार दिलवाया गया, शिक्षा दी गई, विद्यालय खोले गए, हॉस्पिटल्स खोले गए। तो वहाँ पर इनके रहने लायक ज़मीन बनाई गई, जिससे लोग वहाँ पर खेती-बाड़ी करके अपना पालन-पोषण करने लगे। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। नीलोखेड़ी विकास कार्यक्रम है कब का? स्वतंत्रता पूर्व पश्चात। अभी-अभी हमने देखा कि ये स्वतंत्रता पश्चात की योजना है, क्योंकि ये स्वतंत्रता के समय ही जब वो पाकिस्तानी आ गए थे भारत, तो उन्हीं के लिए ही ये चलाया ही गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। नीलोखेड़ी विकास कार्यक्रम किसके दिशा निर्देशन में चलाया गया था? क्या ये स्पेंसर हेच के चलाया गया था, अल्बर्ट मेयर के चलाया गया था, एस.के. डे के चलाया गया था या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हम अगर बात करें, नीलोखेड़ी विकास कार्यक्रम जो है वो एस.के. डे के दिशा निर्देशन में चलाया गया था। अगला पॉइंट है, यानी कि अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 26 है। ये जो आपने 25 क्वेश्चन देखे, ये अभी तक आपने जो प्रसार गतिविधियाँ थी, जिसमें आपने 6 से 7 गतिविधियाँ स्वतंत्रता पूर्व पढ़ी थी और 3 गतिविधियों को स्वतंत्रता पश्चात पढ़ी थी, उन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन थे। अब जो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके ये नवाचार से मिलेंगे। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये अगले जो आपके 25 क्वेश्चन हैं, वो इन्हीं दोनों टॉपिक से आपको मिलने वाले हैं, ठीक? तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अब अगले क्वेश्चन पर। पूछा जा रहा है आपसे, मीना मतलब एक लड़की है, वो बाजार में एक नई कंपनी की घड़ी लाती है। यानी कि बाजार में गई और कोई नई कंपनी आई थी, उसने उसकी घड़ी ले ली और अपनी सहेली को भी घड़ी लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। मतलब वो घड़ी लेकर आई और बोली, देखो ये इतनी बढ़िया घड़ी है, तुम भी ले लो। उसने प्रोत्साहित किया। तो ये जो मीना है आपकी, ये मीना क्या है? क्या ये सक्रिय स्वीकार करता है, निष्क्रिय स्वीकार करता है, सक्रिय अस्वीकार करता है या फिर निष्क्रिय अस्वीकार करता है? हमें पता है कि जो मीना है, इसने स्वयं तो घड़ी ली, यानी कि इसने स्वीकार तो किया, तो ये अस्वीकार कट गया आपका। बट इसने खुद तो लिया, दूसरों को भी प्रेरित किया, तो ये क्या है? हमारी सक्रिय स्वीकारकर्ता के रूप में देखी जाती है। अगर यही ये मीना जो है अपनी घड़ी लेकर आती और किसी से कुछ ना बोलती, तो ये आपकी निष्क्रिय स्वीकारकर्ता होती। वहीं अगर मीना घड़ी लेती ही ना, बोलती पता नहीं कैसी घड़ी है, क्या है, तो वो आपकी ये आपकी निष्क्रिय अस्वीकारकर्ता में आती। लेकिन वहीं अगर मीना बाज़ार से घड़ी को ना लेती और आकर अपने सहेलियों से भी बोलती कि अरे बड़े बेकार घड़ी है, पैसा मत लगाना, पैसा बर्बाद हो जाएगा, किसी काम का नहीं है, तो ये आपकी सक्रिय अस्वीकारकर्ता कहलाती। उम्मीद है कि ये चारों आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। नवाचार अंगीकरण प्रक्रिया का प्रथम चरण है, क्या है? प्रथम प्रयास है, जानकारी है, रुचि है, मूल्यांकन है। तो हमने नवाचार अंगीकरण प्रक्रिया के 5 चरण पढ़े थे, जिसमें आपको ये 4 चरण तो दिया गया है। पहला जो चरण था उसका, वो था जानकारी। यानी कि कोई भी व्यक्ति सबसे पहले नवाचार जो भी आता है उसके बारे में जानकारी लेता है। जानकारी लेने के बाद उसमें रुचि उत्पन्न होती है। रुचि जब वो जानकारी लेता है तो उसमें रुचि उत्पन्न होती है। रुचि उत्पन्न होने के बाद वो मूल्यांकन करता है और मूल्यांकन करने के बाद वो प्रथम प्रयास करता है और फिर वो बाद में स्वीकार कर लेता है, स्वीकृत कर लेता है। अगला पॉइंट है आपका,
अगला ये है कि नवाचार अभिग्रहण प्रक्रिया का अंतिम चरण है। जानकारी है, मूल्यांकन है, स्वीकृत है या फिर रुचि है। तो हमें पता है कि जो मूल्यांकन अभिग्रहण प्रक्रिया का अंतिम चरण है, वो मूल्यांकन मत करिएगा, क्या है वो स्वीकृत है। व्यक्ति मूल्यांकन करता है, फिर उसका क्या करता है, उसके लिए प्रथम प्रयास करता है और लास्ट में उसकी स्वीकृत करता है। यानी कि नवाचार अभिग्रहण प्रक्रिया का अंतिम चरण है स्वीकृत। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। नवाचार अभिग्रहण प्रक्रिया का तीसरा चरण है। तीसरा चरण क्या है? स्वीकृत है, प्रथम प्रयास है, मूल्यांकन है या फिर रुचि है। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, अगर हम बात कर रहे हैं नवाचार अभिग्रहण प्रक्रिया के तीसरे चरण की, तो हमें पता है कि पहला चरण हमारा था जानकारी। ठीक, जानकारी हमारा पहला था, दूसरा हमारा था रुचि, तीसरा था मूल्यांकन, चौथा था प्रथम प्रयास और पांचवें में हम कर रहे थे स्वीकृत। तो जो अभिग्रहण प्रक्रिया का तीसरा चरण है वो आपका मूल्यांकन हो जाता है। क्या होता है? वो आपका मूल्यांकन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। नवाचार को सबसे अंत में अपनाने वाले को कहते हैं। जो नवाचार प्रक्रिया को सबसे लास्ट में अपनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इनोवेटर, एडॉप्टर, लैगार्ड, इनमें से कोई नहीं। तो नवाचार को, नई पद्धति को, नई खोज को, नई तकनीकी को सबसे अंत में अपनाने वाले को हम लेगार्ड के नाम से जानते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे 2019 में जो आपका लास्ट टाइम टीजीटी का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। जो व्यक्ति नई पद्धतियों, नई तकनीकी को अति शीघ्रता से अपनाते हैं कहलाते हैं क्या? क्या वो अग्रग्राही कहलाते हैं, प्रवर्तक कहलाते हैं, नवाचारक कहलाते हैं या फिर उपरोक्त सभी? हमें पता है कि जो व्यक्ति नई तकनीक, नई खोज, नए अनुसंधान, इन सब को, नई पद्धतियों को शीघ्रता से अपनाते हैं हम उन्हें अग्रग्राही कहते हैं। और इसी अग्रग्राही को हम प्रवर्तक और नवाचारक के नाम से भी जानते हैं। यानी कि उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। अग्रग्राही की संख्या होती है कितनी? 10 से 20%, 30 से 35%, 1 से 4% या फिर 8 से 10%। तो ये जो आपके अग्रग्राही होते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जो कि खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोग जो शिक्षित होते हैं वो लोग अग्रग्राही होते हैं। ये चीज़ों को जैसे बाजार में आता है तुरंत अपनाते हैं और इनकी संख्या सबसे कम कितनी होती है? तो इनकी संख्या 1 से 4% ही होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। शीघ्रग्राही की संख्या होती है कितनी? 8 से 10%, 10 से 15%, 30 से 35% या फिर 40 से 45%। तो जो हमारे शीघ्रग्राही होते हैं, ये इनकी जो संख्या होती है, शीघ्रग्राहियों की संख्या होती है 10 से 15%। ये क्या होते हैं? ये जब जो नवाचारक हैं, जब वो चीज़ों को अपनाते हैं, तो ये उनको देखते हैं तो अपनाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। वे व्यक्ति जो अग्रग्राहियों और शीघ्रग्राहियों के क्रियाकलापों को देखकर नवाचार को अपनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विलंब बहुसंख्यक, अंतिमग्राही, शीघ्र बहुसंख्यक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपने देखा कि जो आपके ये क्या हैं, जो आपके ऐसे व्यक्ति जो शीघ्रग्राहियों और ये जो आपके अग्रग्राही हैं, इनको देखकर क्रियाकलापों को अपनाते हैं, तो इन्हें हम शीघ्र बहुसंख्यक के नाम से जानते हैं। ये कौन होते हैं? तो ये आपके शीघ्र बहुसंख्यक होते हैं। इसी में आपको एक नाम और दिख रहा है, विलंब बहुसंख्यक। ये वो होते हैं जो शीघ्र बहुसंख्यक के बाद ही, इनके बाद भी अपनाते हैं, इनके बाद ही अपनाते हैं, वो आपके होते हैं विलंब बहुसंख्यक।
मतलब ये देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा लोग अपना लिए हैं, तो ये भी लग जाते हैं कि लाओ भैया अब हम भी ले लें, अब इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। लेकिन जो आपके अग्रग्राही होते हैं, ये बड़े ही रिस्की होते हैं। ये हमेशा रिस्क लेने के लिए तत्पर रहते हैं। अंतिमग्राही वही आपका जो लैगार्ड है, उसी को हम अंतिमग्राही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है। कह रहा है कि नवाचार की विशेषताओं में सम्मिलित है क्या-क्या? विभाज्यता, सरलता एवं अस्पष्टता, जनसंचार माध्यम या उपरोक्त सभी। तो ये सभी नवाचार की विशेषताएँ हैं। हम नवाचार में विभाज्यता होनी चाहिए, मतलब जो चीज़ आप नई लाएँ, वो आपका बड़े पैमाने पर ना होकर छोटे पैमाने पर भी होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि व्यक्ति के पास पैसा है कि नहीं है, और अगर किसी के पास पैसा भी है, तो एक बार में ही वो बहुत ज़्यादा धन लगाना नहीं चाहता है। जब चीज़ें छोटे तौर पर होंगी, तो उसे कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, अपना सकता है। सरलता एवं स्पष्टता, जो आपका जो भी नयाचार हुआ है, जो भी नवाचार हुआ है, उसमें सरलता और स्पष्टता होना चाहिए। जनसंचार माध्यम भी होना चाहिए कि आप किन माध्यमों से अपनी नई तकनीक, नई पद्धतियों, इन सब की जानकारी दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1945, 1950, 1952, 1955। तो जो हमारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत तो हुई थी 1952 में, और ये ग्रामीणों के द्वारा इसको इसको चलाया गया था। ये ग्रामीणों का ही कार्यक्रम था। ज़रा मुझे एक बार आप कमेंट करके बताइए कि क्या 1952 की कोई और योजना, कार्यक्रम कुछ आपको याद आ रहा है? थोड़ा-सा अपने दिमाग पर ज़ोर डालिए, और अब आप एक काम किया कीजिए, जैसे आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, तो उसे तुरंत याद करने की कोशिश किया कीजिए। जैसे अगर कभी आपके दिमाग में 1945 सन आता है, कोई क्वेश्चन आपको मिलता है 1945, तो एक बार देख डालिए कि 1945 में कौन-कौन सी योजना स्टार्ट हुई थी, कौन से कार्यक्रम चलाए गए थे, किस संस्थान की स्थापना हुई थी, वैसे ही। और ये क्वेश्चन मैं हालाँकि आपसे कई बार पूछ चुकी हूँ, लेकिन आज आप बताइए कि क्या 1952 की कोई और योजना, कोई कार्यक्रम या किसी संस्था की स्थापना या कोई एक्ट, ऐसा कुछ आपको याद आ रहा है क्या? अगर याद आ रहा हो, एक नहीं है, आप देखेंगे तो कई हैं। अगर आपको कोई भी याद आ रहा हो इस 1952 से रिलेटेड, तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? क्या राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा शुरू किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा शुरू किया गया था? या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा शुरू किया गया था? तो ये जो हमारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, इसकी शुरुआत ये जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इन्हीं के कर कमलों से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कब? 1952 में, 2 अक्टूबर 1952 में। क्वेश्चन नंबर 38 है। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति जिनका खान-पान, रहन-सहन, रीत-रिवाज, धार्मिक आस्था एक समान दिखाई देती है, वो कहलाते हैं क्या? समाज, समुदाय, विकास या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमने ये देखा है कि जो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में लोग रहते हैं, जिनका खान-पान, रहन-सहन, रीत-रिवाज सब एक जैसा ही होता है, एक समान होता है, उन्हीं को हम समुदाय कहते हैं, या फिर वही हमारा समुदाय कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 39 है। समुदाय की विशेषताओं में सम्मिलित है। समुदाय की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है? कैसा होना चाहिए समुदाय? क्या ये एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है? क्या सामुदायिक भावना होती है, आत्मनिर्भरता होता है, या फिर उपरोक्त सभी? तो हमें पता है कि जो हमारा समुदाय है, उसमें ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। क्या? एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, सामुदायिक भावना होनी चाहिए, उसमें आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। ठीक? तो ये आपके उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है। निम्न जीवन स्तर से उच्च जीवन स्तर की तरफ
कदम दर कदम बढ़ाना क्या कहलाता है? क्या ये आपका परिपक्वता होता है? क्या ये आपका वृद्धि होता है? या फिर ये आपका विकास होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो निम्न जीवन स्तर से उच्च जीवन स्तर की तरफ हम कदम दर कदम बढ़ाते हैं, यही आपका कहलाता है विकास। और ये आपने अभी कल ही देखा था, कल यानी कि परसों आपने देखा था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, हरलॉक ने विकास में किन शब्दों पर बल दिया है? आपको पता है कि हरलॉक ने विकास के बारे में बताया है, तो उसमें इन्होंने किन शब्दों पर बल दिया है? क्या ये प्रगतिशील, क्रमिक, समुन्नत या फिर उपरोक्त सभी? तो इन्होंने 3 शब्दों पर बल ही दिया था, वो आपका था प्रगतिशील, क्रमिक, समन्वित। ये जो विकास होता है ये प्रगतिशील होता है, बढ़ता रहता है, एक क्रम से चलता है और ये समन्वित होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, सामुदायिक विकास के आवश्यक तत्व में सम्मिलित है क्या? आधारीय आवश्यकता, सरकारी सहायता, मानसिक परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो जो हमने सामुदायिक विकास के आवश्यक तत्व देखे थे, उसमें ये सारे के सारे सम्मिलित हैं, यानी कि आधारीय आवश्यकता, बेसिक नीड जिसे हम कहते हैं, सरकारी सहायता और मानसिक परिवर्तन। ये इनके साथ साथ और भी थे जो कि शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में केंद्रीय स्तर पर, ये मैंने कल आपको बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसे पढ़िएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में केंद्रीय स्तर पर, जो कि पहला स्तर था, गैर सरकारी संगठन के रूप में कार्य करता है कौन? क्या जिला समिति करता है, केंद्रीय समिति करता है, या फिर आपका विकास मंत्रालय करता है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो गैर सरकारी संगठन के रूप में करता है, वो करता है केंद्रीय समिति। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44। ये मैंने आपको जो केंद्रीय स्तर पर गैर सरकारी संगठन कार्य कर रहा था उसका तो बताया, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइएगा सरकारी संगठन के रूप में कौन कार्य कर रहा है। अगला है आपका राज्य स्तर पर, जो कि दूसरा स्तर है। राज्य स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठन के रूप में राज्य विकास परिषद कार्य कर रहा है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, जब राज्य स्तर पर हो रहा है तो राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वही कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। राज्य स्तर पर सरकारी संगठन के रूप में सामुदायिक विकास मंत्रालय होता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? यहाँ पर आपसे सरकारी और गैर सरकारी दोनों बता दिया गया है, बस आपको बताना है कि कौन कार्य कर रहा है, यानी कि इसके अध्यक्ष कौन हैं। क्या ये विकास मंत्री हैं, विकास आयुक्त हैं, या फिर खाद्य मंत्री हैं, या फिर कृषि मंत्री हैं? तो जो राज्य स्तर पर सरकारी संगठन के रूप में सामुदायिक विकास मंत्रालय कार्य करता है, उसका अध्यक्ष आपका विकास आयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, जो आपका पहला स्तर है जिसे हम केंद्रीय स्तर कहते हैं, वही आपका राष्ट्रीय विकास परिषद है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो हमें पता है कि ये होते हैं प्रधानमंत्री जी होते हैं। और ये जो आपके सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सफल संचालन और क्रियान्वयन के लिए ये कौन होता है, कार्य करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, ग्राम स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का संचालन और क्रियान्वयन गैर सरकारी संगठन के रूप में ग्राम पंचायत करता है। इसके अध्यक्ष कौन हैं? क्या ये जिलाधिकारी हैं, ग्राम प्रधान हैं, केंद्रीय समिति है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिए, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हर स्तर का अपना अपना अलग है। यानी कि जैसे ग्राम स्तर पर, तो ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान करेगा ना, जिलाधिकारी थोड़ी ना करेगा। कौन करेगा? ग्राम प्रधान होता है, मतलब ग्राम पंचायत करेगी और ग्राम प्रधान इसका अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम स्तर पर सरकारी संगठन के रूप में
सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को चलाने का कार्य कौन करता है? क्या ग्राम विकास अधिकारी करता है? क्या प्रखंड विकास अधिकारी यानी कि जो ब्लॉक लेवल पर होता है वो करता है? केंद्रीय समिति करता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो केंद्रीय यानी कि जो प्रखंड विकास अधिकारी है वो प्रखंड लेवल पर करेगा ना, वो ग्राम स्तर पर क्यों आएगा? तो जो ग्राम स्तर पर ये आपके सरकारी संगठन के रूप में कार्य करता है, वो आपका ग्राम विकास अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, ये आपको सब अभी एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन जब आप आराम से ध्यान से देखेंगे तो केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार आप ऐसे देखें, प्रधानमंत्री, राज्य पर राज्य मंत्री, आपके जो जिला परिषद है उसमें जिला के जो जिला मंत्री जो होते हैं वो होते हैं जिलाधिकारी, और ब्लॉक लेवल पर जो आपके प्रखंड अधिकारी हैं वो होते हैं, ग्राम स्तर पर आपके ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम प्रधान होते हैं। बस ऐसे ही आपको ध्यान रख लेना है। अगला है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए कितने स्तर बनाए गए थे? तो 5 स्तर बनाए गए थे। केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और आपके ग्राम स्तर पर। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का तृतीय स्तर है, क्या है? राज्य स्तर, जिला स्तर, प्रखंड स्तर और ग्राम स्तर। तो हमें पता है कि जो प्रथम स्तर है वो आपका केंद्र है, द्वितीय हमारा राज्य है, तृतीय जिला है, चौथा प्रखंड है, पांचवा आपका ग्राम है। ठीक, तो आप यहाँ से देखेंगे इसका आंसर आपका हो जाएगा जिला। जिला स्तर आपका तृतीय स्तर होता है। तो ये आपके थे पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन, जो कि हमने सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक से उठाए थे। एक आपका था प्रसार गतिविधियां, दूसरा आपका था नवाचार और तीसरा आपने देखा सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इन्हीं 3 टॉपिक से हमने क्वेश्चन लिए थे। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको सब आसानी से आप कर पा रहे होंगे अगर आपने क्लास लिया होगा और थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को पढ़ा होगा। तो क्लास को आज हम बस यहीं तक रखेंगे। क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ कमेंट कीजिएगा जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। लेकिन आप ना तो लाइक करते हैं, ना तो सब्सक्राइब करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। शेयर तो करना जैसे आप भूल ही जाते हैं, या आपके फ़ोन से यूट्यूब ने क्या किया है, शेयर का ऑप्शन ही गायब कर दिया है। तो ना तो आपका पैसा लगता है लाइक करने में, ना ही आपका पैसा लगता है सब्सक्राइब करने में और ना ही आपका पैसा लगता है कमेंट करने में। तो अगर कोई आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है, तो आपका भी तो थोड़ा-सा कर्तव्य बनता है ना, कि आपको भी कुछ करना चाहिए। सिर्फ़ एक लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट कर देना है। नहीं तो मैं मतलब ऐसे लगता है ना कि जैसे आप लोगों को तो कोई गर्ज ही नहीं है। मैं अपने आप ही बेवज़ह ही पढ़ा रही हूँ। मतलब ऐसे पागलों की तरह आपको बताने का, समझाने का कोई मतलब निकलता है, जब आप ना ही लाइक करेंगे, ना ही सब्सक्राइब करेंगे, ना ही कोई कमेंट करेंगे। अरे भाई, कमेंट करने से आपका कुछ नहीं जाता है, बस हाँ, 2, 4, 10 सेकंड जाता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं जाता है। लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलता है और मेरी भी इच्छा होती है हाँ, कुछ आपको अलग करवाऊँ। लेकिन ना तो जब आप एक प्रकार से ऐसे बोले तो आप एक्टिव ही नहीं होते हैं। आप क्या हैं? आप अगर हम नवाचार की भाषा में बोलें, तो आप क्या हैं? आप निष्क्रिय स्वीकारकर्ता में से हैं, ना? आप खुद तो पढ़ लेंगे, दूसरों को ना ही बताएँगे और ना ही सामने वाले को मोटिवेट कर सकते हैं कि हाँ, हम लाइक-वाइक कर दें, तो सामने वाला भी हमारे लिए और भी चीज़ें लेके आए। बस आप लोग देख लेते हैं और देख के चले जाते हैं। तो ऐसा मत करा करिए। अगर अच्छा लगता है वाक़ई में आपको चीज़ें ऐसे लगती हैं कि हाँ, आपको चीज़ें सही मिल रही हैं, आपके काम की मिल रही हैं, तो आप लाइक कर दिया कीजिए। कमेंट में ये अच्छा-बुरा कुछ भी बोल दिया कीजिए, लेकिन जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है उसका जवाब दे दिया कीजिए, ठीक? तो अच्छा लगता है। और आप में से जिन्होंने भी टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपके लिए कुछ न कुछ अब डेली मिलता रहेगा। जैसे मेरे पास जो एनसीईआरटी बेस्ड बुकें हैं, अब सारी तो आपको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि चीज़ें वही ही हैं, जो उसमें कुछ नया लगता है मैं उसे ऐड कर लूँगी। अदरवाइज़ मैं जैसे छोटा-छोटा कुछ पॉइंट बचता है तो मैं उसको आपको वहीं पर भेज दूँगी, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक?
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।